अब समझ लेते हैं भाई कि जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड होते हैं वो क्या होते हैं, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पहले इंडिविजुअल डिमांड के बारे में। तो जो इसका पहला डिटर्मिनेंट या फैक्टर अफेक्टिंग कह लो, पहला डिटर्मिनेंट या फैक्टर अफेक्टिंग कह लो, वो होता है प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। ठीक है, मतलब जो भी हमें कमोडिटी दी है उसके प्राइस से क्या इफेक्ट होता है, अब ये जानते हैं। तो हमको यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि जो डिमांड होती है और जो प्राइस होती है किसी भी कमोडिटी की, दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब है कि देखो बेटा, मान लो ये प्राइस है, इसका मतलब है कि मान लो ये प्राइस है और डिमांड है। अगर प्राइस बढ़ेगी, अगर किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और अगर किसी कमोडिटी की प्राइस घटेगी तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हमें प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी से याद रखना है कि अगर उस पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस बढ़ेगी तो उसकी डिमांड घट जाएगी, और अगर उसकी प्राइस घटेगी तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। एक एग्जांपल भी लेके देख लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं टी का एग्जांपल ले लेते हैं। ये हो गई प्राइस और ये हो गई डिमांड। ठीक है, डिमांड, प्राइस आ गया आपका रुपीज़ में और डिमांड हम ले रहे हैं यूनिट्स में। हम बीच वाले को बेस लेके चल रहे हैं और यहाँ से हम कंपेयर करेंगे कि भाई जब प्राइस बढ़ेगी तब क्या होगा और प्राइस घटेगी तब क्या होगा। तो हम कह रहे हैं कि भाई जब 10 रुपये था चाय का दाम तो चाय की डिमांड थी 10 यूनिट्स। जब 10 रुपये चाय का दाम था तो चाय की डिमांड थी 10 यूनिट्स। अब जब चाय का दाम 15 रुपये हो गया, यानी कि बढ़ गया, जब चाय का दाम बढ़ गया तो बेटा इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, इसकी डिमांड हो जाएगी कम, यानी कि अब डिमांड कितनी रह गई, कितनी भी हो सकती है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं 5, कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हो गई 5। अब क्या हुआ, हम कह रहे हैं कि चाय का दाम गिर गया, चाय का दाम गिर गया, यहाँ पर मान लो 5 हो गया, तो अब चाय की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मान लो कितनी हो गई, 20 हो गई। तो ये हमको याद रखना है, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी में जब कमोडिटी का दाम बढ़ेगा तो उसकी डिमांड घट जाएगी, जब कमोडिटी का दाम घटेगा उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और इसको हम डिनोट करते हैं PX से। किससे करते हैं, PX से। अब दूसरे डिटर्मिनेंट के बारे में बात करते हैं, दूसरे डिटर्मिनेंट के बारे में, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब ये जो रिलेटेड गुड्स हम पढ़ते हैं इसको हम 2 एस्पेक्ट में पढ़ते हैं, 2 एस्पेक्ट में। पहला एस्पेक्ट आपका हो गया सब्स्टिट्यूट गुड्स, पहला एस्पेक्ट हो गया आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स, और दूसरा हो गया कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, दूसरा हो गया बेटा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब सबसे पहले इसकी कहानी समझ लेते हैं कि भाई सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्या होता है। अब सबसे पहले ये जान ले भाई कि सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं। भाई सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि हम एक के बदले दूसरा इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आपके हो गए टी और कॉफ़ी, टी और कॉफ़ी, जो एक के बदले दूसरा इस्तेमाल किया जा सके वो आपका क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब समझते हैं सब्स्टिट्यूट गुड को अच्छे से कि भैया इसका क्या इम्पैक्ट होता है हमारी मेन कमोडिटी की, हमारी मेन कमोडिटी की डिमांड पर, मेन कमोडिटी की डिमांड पर। और ये हमारा क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट गुड हो गया। यहाँ पर लिख लेते हैं हम टी और यहाँ पर लिख लेते हैं कॉफ़ी, टी और कॉफ़ी। अब देखो ये हमारा सब्स्टिट्यूट गुड हो गया, इसका इम्पैक्ट देखना है हमें अपनी मेन कमोडिटी पे। तो भैया इम्पैक्ट जानने के लिए प्राइस से इम्पैक्ट जानेंगे कि भैया प्राइस बढ़ने पे और प्राइस घटने पे इसकी डिमांड इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, क्या होता है। तो देखो सबसे पहले क्या होगा भाई, मान लेते हैं प्राइस इंक्रीज हो रही है, प्राइस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अभी हमने देखा था कि भैया डिमांड और प्राइस क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर इसकी प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड क्या हो जाएगी, डिमांड क्या हो जाएगी भाई, डिक्रीज हो जाएगी। जब यहाँ पर डिमांड डिक्रीज हो जाएगी कि भैया अब तो कॉफ़ी पी नहीं रहे हैं क्योंकि भैया बहुत महंगी हो गई है, तो लोग कहाँ भागेंगे, लोग चाय पीने भागेंगे। तो चाय की डिमांड क्या हो जाएगी, चाय की डिमांड क्या हो जाएगी भाई, चाय की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी।
अब दूसरा सिनेरियो देख लेते हैं। दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर कॉफ़ी जो है आपकी, उसका प्राइस क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। उसका प्राइस क्या हो गया बेटा, डिक्रीज़ हो गया। अगर कॉफ़ी का प्राइस डिक्रीज़ हो गया तो हमने पढ़ा है कि भैया प्राइस और डिमांड आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। अब चाय वाले बोलेंगे कि भैया जो हमारी कॉफ़ी है वो सस्ती मिल रही है, तो कॉफ़ी पीने भागेंगे, सब कॉफ़ी पीने भागेंगे। तो हम यहाँ से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि भैया जो हमारी डिमांड होती है मेन कमोडिटी की, डिमांड है जो मेन कमोडिटी की बेटा, कमोडिटी की, वो क्या है, डायरेक्टली अफेक्ट होती है। डायरेक्टली अफेक्ट होती है किससे, चेंज होने से बेटा। डायरेक्टली अफेक्ट होती है चेंज होने से प्राइस, किसकी प्राइस, रिलेटेड गुड्स की प्राइस। हमने यहाँ पर बोला, इसके लिए कंक्लूजन निकाला कि जो डिमांड है हमारी मेन कमोडिटी की यानी कि टी की, वो डायरेक्टली अफेक्ट होती है चेंज होने से प्राइस की, रिलेटेड गुड्स की। अब यहाँ देखो, अगर इसकी प्राइस इंक्रीज हो रही है तो इसकी डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर इसकी प्राइस डिक्रीज हो रही है तो इसकी डिमांड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये हमारा क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अब देखते हैं कि भाई ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं। तो देखो बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि बेटा साथ में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, ताकि वो किसी भी इंसान की वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें। ठीक है, विच आर यूज्ड टुगेदर टू सेटिस्फाई वांट्स। ठीक है, टू सेटिस्फाई वांट्स, जैसे कि टी एंड शुगर, ब्रेड एंड बटर। ठीक है, और ऐसे कई सारे आपके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अब देखते हैं भैया कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का हमारी गिवन कमोडिटी पे क्या इम्पैक्ट होता है, वो भी पढ़ लेते हैं। अब गिवन कमोडिटी टी ले लेते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी कि इसके साथ में जो इस्तेमाल होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, साथ इस्तेमाल होगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या हो गया, शुगर हो गया। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड का इम्पैक्ट पड़ते हैं अपनी गिवन कमोडिटी पे। देखो, अगर चीनी हो गई महंगी यानी कि प्राइस हो गया इसका इंक्रीज। अगर प्राइस हो गया इंक्रीज, प्राइस क्या हो गया भाई, इंक्रीज हो गया। तो प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड क्या हो जाती है, भाई, डिमांड हो जाती है आपकी डिक्रीज। ठीक है, डिमांड हो जाती है डिक्रीज। अब बात समझो, ये दोनों ना साथ में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो अगर इसकी डिमांड डिक्रीज होगी, क्योंकि भाई देखो चाय में चीनी पड़ रही है, तो भैया अगर चीनी महंगी हो गई तो चाय भी तो महंगी हो जाएगी। अगर चीनी महंगी हो रही है तो चाय भी तो महंगी हो जाएगी। तो उससे फ़र्क क्या पड़ेगा, अगर देखो इसकी डिमांड डिक्रीज हो रही है तो इसकी भी डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि चीनी के महंगे होने से आपकी चाय भी महंगी हो जाएगी। जब चाय महंगी हो जाएगी तो चाय की डिमांड भी कम हो जाएगी। अब दूसरा सिनेरियो देखते हैं कि भैया प्राइस क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। चीनी की प्राइस डिक्रीज हो गई। अब चीनी की प्राइस डिक्रीज होने से क्या होगा, इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, और इसकी डिमांड बढ़ने से इसकी भी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि भैया अब चीनी सस्ती हो गई है तो चाय भी सस्ती हो जाएगी, चाय सस्ती हो जाएगी तो चाय की डिमांड भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये था आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एक्सप्लेनेशन। अब भाई इम्पैक्ट पढ़ लेते हैं। ठीक है, कि अब क्या होगा। अब देखो, हम इसका प्राइस से इम्पैक्ट देख रहे हैं ना, प्राइस से इम्पैक्ट देख रहे हैं। तो हमने एक चीज़ यहाँ से फिगर आउट कर ली कि द डिमांड ऑफ गिवन कमोडिटी, जो भी कमोडिटी होगी, द डिमांड ऑफ गिवन कमोडिटी इज इनवर्सली मतलब होता है उल्टा। ठीक है,
इन्वर्सली अफेक्टेड बाय द चेंज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, क्या लिखा हमने? द डिमांड ऑफ गिवन कमोडिटी इज इनवर्सली अफेक्टेड बाय द चेंज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। यानी कि अगर इसकी प्राइस बढ़ेगी तो इसकी डिमांड घट जाएगी, अगर इसकी प्राइस घटेगी तो आपकी जो मेन कमोडिटी या गिवन कमोडिटी है उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ये था बच्चों आपका प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स को हम डिनोट करते हैं भाई PZ से। ठीक है, PZ से। अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे डिटर्मिनेंट की, जो कि है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इसको हम डिनोट करते हैं Y से, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब जब हम ये डिटर्मिनेंट पढ़ते हैं ना, जब हम इनकम ऑफ द कंज्यूमर पढ़ते हैं, तो जब हम यहाँ पे डिमांड को स्टडी करते हैं तो वो डिपेंड करती है आपकी नेचर ऑफ द कमोडिटी पे, नेचर ऑफ द कमोडिटी, यानी कि कमोडिटी का बेटा क्या नेचर है। अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होती है। ठीक है, आप पहले पार्ट में कह लें कि आपके आते हैं नॉर्मल गुड्स और दूसरे में आ गए इन्फीरियर गुड्स। ठीक है, नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स। अब भाई नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं? नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी डिमांड इंक्रीज़ होती है जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज़ होती है, और जिनकी डिमांड डिक्रीज़ होती है जब कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज़ होती है। अब इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं? इन्फीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी डिमांड डिक्रीज़ होती है जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज़ होती है, और जिनकी डिमांड इंक्रीज़ होती है जब कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज़ होती है। अब भाई इसके लिए चार्ट बना के इसको बढ़िया करके समझते हैं। ठीक है, ये आपके NG हो गए, ये आपकी इनकम हो गई Y, और ये आपकी डिमांड हो गई। अब क्या है भैया, हमारी इनकम बढ़ी तो हमारी डिमांड भी बढ़ जाएगी, अगर हमारी इनकम घटी तो डिमांड भी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। वो हमारे होते हैं नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड के लिए हमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि इसका डिमांड के साथ क्या होता है? पॉजिटिव रिलेशनशिप, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप भी हम कह सकते हैं। पॉजिटिव या डायरेक्ट रिलेशनशिप का सिंपल सा मतलब हो गया, अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, इनकम घटेगी तो डिमांड घटेगी। अब इसके लिए समझते हैं ज़रा, इन्फीरियर गुड्स के लिए समझते हैं। ठीक है, ये आपके इनकम हो गई और ये डिमांड हो गई। अब अगर आपकी इनकम बढ़ी तो डिमांड क्या हो जाएगी? घट जाएगी, और आपकी इनकम घटी तो आपकी डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ऐसे सारे गुड्स को हम क्या बोलते हैं? इन्फीरियर गुड्स। अब समझते हैं अपना अगला डिटर्मिनेंट, जो कि है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। यानी कि भाई कंज्यूमर को कोई चीज़ पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है, और उसका डिमांड पे क्या इम्पैक्ट होता है, अब हमें वो देखना है। इसको हम डिनोट करते हैं आपका T से। ठीक है, T से। तो यहाँ लिख लेते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस, और इसका इम्पैक्ट देखना है हमें डिमांड पे। तो देखो, अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस फेवरेबल होंगे, यानी कि कंज्यूमर को पसंद आ रहे हैं, ठीक है, फेवरेबल है, तो जो डिमांड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी भाई? इंक्रीज़ हो जाएगी। वो डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर कंज्यूमर को कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है, यानी कि अनफेवरेबल है, तो डिमांड क्या हो जाएगी? डिमांड आपकी डिक्रीज़ हो जाएगी। सिंपल सा फंडा है भाई, पसंद आ रहा है तो डिमांड बढ़ेगी, और नहीं आ रहा है तो डिमांड क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अब देखते हैं भाई आपका आखिरी डिटर्मिनेंट आपका इंडिविजुअल डिमांड का, या डिमांड कह लो, ठीक है, वो है आपका कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस। इसको हम डिनोट करेंगे ई से, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस। तो बेटा इसका मतलब ये होता है कि कंज्यूमर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है फ्यूचर में। क्या वो प्राइस राइज एक्सपेक्ट कर रहा है गिवन कमोडिटी की, या प्राइस ड्रॉप एक्सपेक्ट कर रहा है, प्राइस फॉल एक्सपेक्ट कर रहा है गिवन कमोडिटी में, और अभी उसी का इम्पैक्ट देखना है हमें डिमांड के ऊपर। तो देखो, ठीक है, ये कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन लिख देते हैं पहले,
एक्सपेक्टेशंस, वैसे ही चार्ट बना देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं डिमांड। अगर कंज्यूमर को लगेगा कि प्राइस, यहाँ फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक है, फ्यूचर की बात हो रही है। अगर कंज्यूमर को लगेगा कि प्राइस क्या होने वाली है, राइज होने वाली है फ्यूचर में, प्राइस राइज होने वाली है फ्यूचर में, तो आज के टाइम पे करंट, ठीक है, आज के टाइम पे वो अपनी डिमांड क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। बात समझो कि भाई मान लो हमें पता चल गया कि कोरोना के टाइम पे क्या हुआ कि भैया आटा दाल चावल महंगा होने वाला है, तो लोगों ने क्या किया कि भैया देखो कल के दिन तो बहुत महंगा मिलेगा, तो आज ही से क्या करने लग गए, वो स्टॉक करके रखने लग गए, खूब सारी चीज़ें खरीद के रखने लग गए वो पर्टिकुलर कमोडिटी की, ताकि क्या हो, कल के दिन अगर महंगा मिले तो उन पे बर्डन ना आ जाए ज़्यादा। अगर ऐसे ही अगर किसी भी कंज्यूमर को लगेगा कि कोई भी कमोडिटी फ्यूचर में महंगी मिलेगी, तो आज के टाइम पे उसकी डिमांड क्या कर देगा, इंक्रीज़ कर देगा। ऐसे ही क्या होगा, अगर कंज्यूमर एक्सपेक्ट करता है प्राइस फॉल फ्यूचर में, कि मान लो कोई कमोडिटी है, आज के दिन तो वो महंगी मिल रही है, आज के टाइम पे वो महंगी मिल रही है, और उसको लगता है कि भाई 1-2 महीने बाद ये सस्ती हो जाएगी, 1-2 महीने बाद ये सस्ती हो जाएगी, तो कंज्यूमर अपनी आज की जो डिमांड है उसको टाल देता है, बोलता है कल तो ये सस्ती होने वाली है तो कल आराम से लूँगा। यानी कि अगर वो फ्यूचर में प्राइस फॉल एक्सपेक्ट करता है तो डिमांड क्या हो जाती है भाई आपकी, डिक्रीज़ हो जाती है। डिमांड क्या हो जाती है आपकी, डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि उसको पता है भाई कल के दिन ये सस्ता मिलेगा और मैं सस्ते में इसको आराम से खरीद लूँगा। तो बच्चों अब देख लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड। भाई ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मार्केट डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो देखो पहला तो अपना सेम है वही जो हमने इंडिविजुअल डिमांड में पढ़ा था, यानी कि प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, ठीक है, प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं PX से, ठीक है, PX से इसको हम डिनोट करते हैं। उसके बाद हमारा जो दूसरा फैक्टर हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, बिल्कुल सेम रहेगा सब कुछ, ठीक है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इसको हम डिनोट कर रहे थे PZ से। अब रिलेटेड गुड्स के अंदर हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी, पहला पढ़ा था सब्स्टिट्यूट गुड्स, पहला पढ़ा था भाई सब्स्टिट्यूट गुड्स, और दूसरा पढ़ा था हमने कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, दूसरा पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है, बिल्कुल सेम रहेगा सब कुछ जो हमने प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी के लिए पढ़ा था, जो हमने प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के लिए पढ़ा था, ठीक है, सब कुछ सेम रहेगा। भाई तीसरा पढ़ा था हमने, तीसरा फैक्टर हमने पढ़ा था इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, जिसको हम डिनोट कर रहे थे Y से। इसको भी हमने 2 रिस्पेक्ट में पढ़ा था, पहला था तुम्हारा नॉर्मल गुड, पहला था तुम्हारा नॉर्मल गुड, और दूसरा था तुम्हारा इन्फीरियर गुड, इन्फीरियर गुड, जो वहाँ पे समझाया था बिल्कुल सब कुछ सेम रहेगा यहाँ पर भी, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था 4th फैक्टर आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, कि भाई वहाँ पे बात की थी हमने कि भैया अगर फेवरेबल चेंज होगा तो हमारी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, अगर अनफेवरेबल चेंज होगा तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, इसको हम डिनोट करे थे T से। उसके बाद बारी आई थी हमारी कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस, इसको हम डिनोट करे थे E से। तो यहाँ तक तो कहानी सारी मार्केट डिमांड के अंदर भी सेम ही चलेगी कि सारे के सारे फैक्टर्स ये जो इंडिविजुअल डिमांड के होते हैं वो आपके मार्केट डिमांड के अंदर भी आते हैं। तो देखो जो 6th फैक्टर है जो मार्केट डिमांड के अंदर आता है वो है आपका साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन। अब साइज से क्या मतलब है भाई देखो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी डिमांड भी क्या होगी, डिमांड भी भाई उतनी ज़्यादा होगी।
जितनी कम पॉपुलेशन होगी उतनी कम क्या होगी, डिमांड होगी भाई, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर एक वर्ड और है कॉम्पोजिशन। तो अब बात करते हैं भाई कॉम्पोजिशन की, क्योंकि कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है, कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है कि भैया हमको ये देखना है कि हमारी पॉपुलेशन में मेल ज़्यादा है या फीमेल ज़्यादा है। अगर देखो मेल ज़्यादा होंगे तो ऐसे गुड्स बिकेंगे जो मेल्स के लिए बनाए जाते हैं, और अगर फीमेल की कॉम्पोजिशन ज़्यादा होगा यानी कि उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो ऐसे गुड्स बिकेंगे जो फीमेल के लिए बनाए जाते हैं। ऐसे ही अगर हमें कॉम्पोजिशन को और बाइफर्केट करना है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं भाई कि किड्स ज़्यादा हैं तो ऐसे गुड्स बिकेंगे जो किड्स के लिए बने होंगे, या एडल्ट ज़्यादा हैं तो ऐसे गुड्स बिकेंगे जो एडल्ट के लिए ज़्यादा होंगे। फिर और कर सकते हैं कि अगर ओल्ड एज पीपल, ठीक है, ओल्ड एज पीपल यानी कि बूढ़े लोग ज़्यादा हैं तो ऐसे गुड्स बिकेंगे जो बूढ़े लोगों के लिए बनते हैं। फिर किड्स के अंदर भी अगर हम करना चाहें तो मेल फीमेल कर सकते हैं, और इस बाइफर्केशन को हम ऐसे पढ़ सकते हैं। इसको भाई हम डिनोट करते हैं एन से, ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं एन से। अब देखते हैं भाई अपना अगला पॉइंट जो कि है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इसको हम डी से डिनोट करते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इसको हम डी से डिनोट करते हैं। अब देखो इसको कैसे समझते हैं हम डिमांड के रिस्पेक्ट में, अगर किसी कंट्री में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का, यानी कि हर किसी को बराबर इनकम मिल रही है, हर किसी को बराबर इनकम मिल रही है, तो डिमांड क्या होगी, डिमांड वहाँ उस कंट्री में क्या होगी, इंक्रीज होगी। पर अगर अनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का, यानी कि किसी की कमाई तो बहुत ज़्यादा है और किसी की कमाई बहुत कम है, किसी की कमाई बहुत ज़्यादा है और किसी की कमाई बहुत कम है, तो ऐसे केस में क्या होता है भाई, डिमांड क्या होती है, लो होती है, या हम कह सकते हैं डिक्रीजेस, डिमांड डिक्रीजेस। कि भैया देखो अगर जहाँ पर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सबके पास पैसा है, सबके पास पैसा है तो सब चीज़ें खरीदेंगे और डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। पर जिन कंट्रीज़ में अनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि कुछ लोग तो अमीर हैं और कुछ लोग भैया गरीब हैं, अब जिन लोग गरीब हैं, जो लोग गरीब हैं वो कैसे डिमांड करेंगे, वो ज़्यादा कमोडिटीज़ तो खरीद नहीं पाएंगे ना, वो ज़्यादा कमोडिटीज़ नहीं खरीद पाएंगे, तो डिमांड क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये आपका हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब देख लेते हैं बच्चों अपना आखिरी फैक्टर जो कि है सीजन एंड वेदर। सीजन एंड वेदर इसको हम डिनोट करते हैं एस से। तो देखो भाई सीजन के हिसाब से क्या होता है, किसी भी कमोडिटी की क्या होती है, डिमांड होती है। जब सीजन बदलता है तो कमोडिटी की डिमांड भी बदल जाती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई इसका कि मान लो विंटर सीजन है, विंटर सीजन है, ठीक है। तो भाई विंटर सीजन में क्या होगा, विंटर सीजन में आपकी जैकेट ठीक है और वुलन क्लोथ्स की डिमांड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। विंटर में आपके जैकेट और वुलन क्लोथ्स की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, पर जैसे ही समर आएंगे तो आपकी जैकेट और वुलन क्लोथ्स की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। उस टाइम पे आपके समर क्लोथ्स की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो जैसे जैसे हमारे सीजन बदलते हैं वैसे वैसे क्या होती है, हमारी कमोडिटी की डिमांड भी क्या होती है, इंक्रीज होती है और डिक्रीज होती है। तो ये थे बच्चों आपके मार्केट डिमांड के 8 फैक्टर्स, ठीक है, जिसमें से 5 तो हमने पहले ही पढ़ लिए थे जो कि आपके इंडिविजुअल डिमांड के, और इसके अंदर भी वो सेम रिपीट हो रहे थे, और हमने इसमें 3 और नए पढ़े हैं, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक हो गया खत्म, जो था फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, जिसमें हमने दोनों देख लिए कि इंडिविजुअल डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं और मार्केट डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं।